आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज स्टेट हो चुके हैं 27 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशन कोट के साथ, जो है जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो ही आप अपने मुकाम को पाने में सक्षम हैं। अगर आप दूसरों की बातों में आकर और खुद पे से अपना विश्वास डगमगाते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए गाइस, केवल अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने कदमों की ताकत पर कि वो कितना दूर तक चल सकते हैं उस पर विश्वास रखना है और बढ़ते जाना है अपनी सफलता की ओर। ठीक गाइस, तो करते रहिए खुद पर विश्वास और साथ ही हमारी करंट अफेयर्स वाली क्लास पर, और उसी के साथ अपनी उड़ान को दीजिए और मजबूती के। चलिए बढ़ते हैं इसी मोटिवेशन कोड के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, और वीडियोस को शेयर भी करते रहिएगा गाइज। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन बना है, जो है हाल ही में मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली में सुधार करने हेतु किस वैश्विक वित्तीय निकाय ने भारत में महाराष्ट्र सरकार के साथ $500 मिलियन का समझौता किया है। गाइस, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया है और इसके बारे में हम आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन के लिए। तो गाइस, मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली के लिए, रेलवे प्रणाली में सुधार के लिए, रिफॉर्म्स के लिए जो है एक वैश्विक एक मतलब हेल्प ली गई है। किससे? एक वैश्विक वित्तीय निकाय से, यानी कि वर्ल्ड लेवल की जो वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे ली गई है हेल्प। किसके लिए? रेलवे प्रणाली में सुधार के लिए। किसने? मुंबई ने। तो गाइस, भारत में महाराष्ट्र सरकार के साथ $500 मिलियन की हेल्प ली है, यानी कि समझौता किया है। किसके साथ किया है गाइस? ये किया है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यानी कि AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। गाइस, ये वाला एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है गाइस। ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। गाइस, अब से पहले हम किससे लिया करते थे? ज़्यादातर एशियाई विकास जो बैंक है इससे हम लिया करते थे, लेकिन इस बार हमने कहाँ से लिया है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लिया है, जिसको हम AIIB बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो गाइस, आइए जानते हैं इसके बारे में, और इसी के साथ जो चारों ये जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है, जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि DP पुलिस, जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, उसकी तैयारी आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो गाइस, अब सबसे पहले जानते हैं AIIB के बारे में, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस, जो AIIB है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो गाइस, इसको स्टैब्लिश किया गया था कब? 2016 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। काफ़ी नया बैंक है। और कहाँ का है? ये चीनी बैंक है, यानी कि चीन का बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? चीन में ही इसका हेडक्वार्टर है। चीन की कैपिटल क्या है गाइस? चीन की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। तो 2016 में चीन के बीजिंग में इसका स्थापना की गई थी, जो आपको याद रखना है। और इसी के साथ गाइज, मैंने हाल ही में कुछ टाइम पहले एक और न्यूज़ कवर की थी, जिसमें बताया गया था कि जो AIIB बैंक है, इसके जो हेड हैं उनको दोबारा से नियुक्त कर लिया गया है, अपॉइंट कर लिया गया है। तो गाइज, कौन थे वो? आपको याद रखना है इनके हेड, क्योंकि दोबारा से वो आए हैं, हेड बन गए हैं। तो जिन लिकुन उनका नाम है, वो इसके हेड बन गए हैं। तो आपको याद रखनी है इनके सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस, जिन लिकुन, और साथ ही इसके जो मेंबर्स हैं 103 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, सबको याद रखना है। चीन का ये एक बैंक है। और इसी के साथ AIIB के साथ जो चीन का दूसरा बैंक है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि NDB, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। अक्सर न्यूज़ में आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। 2014 में, इससे 2 साल पहले 2016 से पहले 2014 में इसकी स्थापना की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो गाइस, आपको याद रखना है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो भी कहाँ पर है?
चीन में ही स्थित है, चीन में ही स्थित है। और चीन की राजधानी जो कि वाणिज्यिक राजधानी है, जैसे हमारी हमारी जो वाणिज्यिक राजधानी है कौन है, मुंबई है, इसी तरह चीन की जो वाणिज्यिक राजधानी है वो कौन है, शंघाई। शंघाई कहा कि चीन की वाणिज्यिक राजधानी है। तो उसमें 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की गाइस आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक का। अक्सर न्यूज़ में आता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एडीबी। एडीबी गाइस ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, जिससे हम अक्सर लोन लेते रहते हैं। तो गाइस एशियाई डेवलपमेंट बैंक है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके मेंबर्स हैं 66 में इसकी स्थापना और 68 इसके मेंबर्स हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है गाइज, इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है, असाकावा। असाकावा इसके हेड हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जापान की बैंक है, जापान की बैंक है कौन, ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है गाइज। तो आपको याद रखना है। और इसके साथ आप देख लेते हैं विश्व बैंक को। विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं गाइस। आपको मालूम होगा इसकी काफ़ी पुराना बैंक है। तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व बैंक की। इसके साथ और किसकी हुई थी, आईएमएफ और विश्व बैंक, जो कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इन दोनों की स्थापना हुई थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है गाइस। तो 1944 में इन दोनों की स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, आपको याद रखना है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के इनको ट्विंस माना जाता है। विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का ट्विंस माना जाता है, क्योंकि उसी सम्मेलन से निकल कर आए थे दोनों 1944 में, ठीक है गाइस। तो जो विश्व बैंक है उसके जो हेड हैं, उसके हेड कौन है, डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके हेड हैं, जो कि आपको याद रखना है। डेविड मालपास इसके हेड हैं, किसके, वर्ल्ड बैंक के। और जो कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में इसका जो हेडक्वार्टर है, यूएसए की जो यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन, उसके इसका हेडक्वार्टर। तो गाइस वाशिंगटन डीसी आपको याद रखना है कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर। क्योंकि जो अमेरिका है उसमें दो नाम से वाशिंगटन है। वाशिंगटन नाम के दो स्टेट हैं, एक वाशिंगटन है और दूसरा है वाशिंगटन डीसी। तो गाइस जो यूएसए की जो कैपिटल है वो कौन है, वाशिंगटन डीसी है। और इसी के साथ जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में ही इसका हेडक्वार्टर है। तो गाइस आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए ये चारों जो ऑप्शंस थे ये आज जो हमने क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद के संबंध में सत्य कथन है। तो गाइज आइए जानते हैं, करते हैं इसके बारे में डिस्कस। तो सही कथन पूछा गया है कि इस परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा कहा गया है। तो गाइज आपको जान लेना है कि जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, नेशनल काउंसिल का जो गठन किया गया है, उसके जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बल्कि कौन होंगे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, यानी कि जस्टिस मंत्री बोल सकते हैं। जो कौन है, जस्टिस मंत्री यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है गाइज, वो थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत गाइज आपको मिनिस्टर्स याद रखने हैं, मिनिस्टर्स के नाम। तो थावर चंद गहलोत हैं कौन, इसके हेड होंगे, जो कि कौन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, ठीक है। तो थावर चंद गहलोत इसके कौन होंगे, अध्यक्ष होंगे। इस जो राष्ट्रीय परिषद का ट्रांसजेंडर लोगों के लिए किया गया है, इसका गठन किया गया है। और सेकंड ऑप्शन है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। तो गाइस इसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री इसके उपाध्यक्ष बोला गया है, जबकि कौन है ये इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो कौन होंगे, वो होंगे राज्य मंत्री होंगे, ठीक है। तो इसके उपाध्यक्ष राज्य मंत्री होंगे। और इसी के साथ जो सी क्वेश्चन है, तो गाइज ये दोनों ही हमने कट कर दिए हैं, ये दोनों ही नहीं है क्वेश्चंस। इसके साथ जो सी है, इसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम, इसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा
धारा 16 के तहत स्थापित किया गया है। यानी कि जो राष्ट्रीय जो परिषद है इसको किसके अधीन स्थापित किया गया है? अधिनियम एक्ट जो था 2019 का, उसकी धारा है 16। यानी 2019 का एक एक्ट था जो इनके लिए बनाया गया था और धारा 16 के तहत ये स्थापित किया गया है। तो गाइस करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। तो गाइस आपको याद रखना है 2019 में ये एक्ट आया था और उसके धारा 16 के तहत यह राष्ट्रीय परिषद ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाई जा रही है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? थावर चंद गहलोत, जो कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं। और गाइस इसमें होगा क्या? राष्ट्रीय परिषद जो है इसमें होगा क्या कि इसमें नीतियां बनाई जाएंगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी। किस चीज़ के लिए? ट्रांसजेंडर्स के विकास के लिए उनको। तो गाइस यह क्या होगी? एक एडवाइजरी बॉडी होगी, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगी? एडवाइस करेगी, सलाहकारी एक यह संस्था होगी जो राष्ट्रीय परिषद है ट्रांसजेंडर्स के लिए, यह ट्रांसजेंडर्स के विकास के लिए काम करेगा। और क्या यह एक एडवाइजरी बॉडी होगी, ठीक है, तो सलाहकारी संस्था होगी जो किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को यह क्या करेगा? सलाह देगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में टंगुतुरी प्रकाशम पंतुलू की जयंती मनाई गई है। टंगुतुरी प्रकाशम पंतुलू कौन थे? तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो टंगुरु प्रकाशम पंतुलू ये एक फ्रीडम फाइटर थे। यह हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे गाइस, जिनका अभी जयंती बनाई गई है। तो गाइस आइए जान लेते हैं इनके बारे में। तो गाइस यह कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। और ये जो टंगुलु प्रकाशम पंतुलू है ये कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। और क्या थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे। तो गाइस आइए जान लेते हैं इनके बारे में कि ये जो टंगुलु प्रकाशम पंतुलू हैं ये फर्स्ट सीएम रह चुके हैं। कहाँ के? फर्स्ट सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश के, ये पहले सीएम रह चुके हैं। यानी कि पहले सीएम कौन थे आंध्र प्रदेश के? जो प्रकाशम पंतुलू जी है ये फर्स्ट सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश थे। और इसी के साथ कब बने थे? 1953 में ये क्या बने थे? फर्स्ट सीएम बने थे किसके? आंध्र प्रदेश के। तो गाइज आपको डेट याद आ रही होगी, सन याद आ रही होगी, 1953 में ही गाइज क्या हुआ था? जो आंध्र प्रदेश 1953 में क्या हुआ था? यह नया राज्य बना था। यह नया और पहला राज्य था जो कि लैंग्वेज के बेस्ड ऑन लैंग्वेज यह बनाया गया था, फर्स्ट स्टेट था। तो गाइज जो आंध्र प्रदेश था फर्स्ट स्टेट था किसके लिए? किसके बेस पर? भाषा के आधार पर इसको जो बनाया गया था। आपको मालूम होगा जो श्री रामुलु पुट्टू हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था इस स्टेट को बनवाने के लिए, तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीएम थे आंध्र प्रदेश के जिनकी जयंती बनाई गई है। कौन? टंगुतुरी प्रकाशम पंतुलू। ठीक है गाइज, तो और गाइज इसी के साथ याद रखना है कि जो आंध्र प्रदेश है वो क्या है? आंध्र प्रदेश जो न्यूज़ में है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है अक्सर। तो गाइज जो आंध्र प्रदेश है वह है अपनी 3 राजधानियां बना रहा है। तो गाइस आपको मालूम होगा कि विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल यह अपनी 3 अलग अलग राजधानियां बना रहा है। और किसके बेस पर? यानी कि यह जो इसने अपना डिसीजन लिया है 3 राजधानियों का, तो कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने देश में 3 राजधानियां बनाई हो? तो गाइस कौन सा है वो? साउथ अफ्रीका वह देश है जिसने अपने देश में 3 राजधानियां बनाई हुई। तो गाइस उसी के बेस पर क्या बना रहा है? ये जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है वो बना रही है ये 3 राजधानियां अपने राज्य में। तो गाइस देख लेते हैं जो आंध्र प्रदेश है। गाइस जो आंध्र प्रदेश है वो भारत में आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है? तो गाइस आंध्र प्रदेश देखिए यह है आंध्र प्रदेश है यह है। और गाइस मैंने आपको बताया है कि जो हमारे भारत में 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो साउथ इंडिया के हैं, साउथ इंडिया में आते हैं, यानी कि इंडिया के नीचे पार्ट में आते हैं। तो गाइस 5 जो स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं? गाइस तेलंगाना जो कि 2014 में ही बना था आंध्र प्रदेश से टूटकर, और इसी के साथ कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये 5 स्टेट्स हैं गाइस जो साउथ इंडिया में आते हैं। और इसी के साथ जो पहला राज्य था कहाँ का? जो पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो कि साउथ की जो भाषा होती है वो अलग होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंध्र प्रदेश ही होगा, क्योंकि हमें
मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच में गलतफहमी होती है। तो इसलिए गाइज आपको याद है कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर हिंदी ही बोली जाती है। ठीक है गाइज, क्यों? क्योंकि आप देखिए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पास में कौन है? मध्य प्रदेश है। तो गाइज यहाँ पर हिंदी ही बोली जाती है, इसीलिए इसी तरीके से राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ पर भी क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो गाइस लेकिन जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लैंग्वेज चेंज है, यह अपनी जो दक्षिणी भारत की जो लैंग्वेज है वही बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहला जो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनाया वो कौन था? आंध्र प्रदेश था 1953 में। 1953 में यह पहला राज्य बना था। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जिसमें कि अभी तक जो हमारे जो राज्य बने हैं उनका इतिहास, उनका कालक्रम क्या क्या रहा है, तो गाइज मैं उस वीडियो को आपको ट्रिक के साथ ला सकती हूँ। ठीक है, सो अगर आपको यह चाहते हैं ये वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो आप बताइएगा ज़रूर, मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है आर्यभट्ट हाल ही में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव 2020 चर्चा में है। ड्रैगन फ्लाई महोत्सव यानी कि फेस्टिवल बनाया गया है गाइस, एक ड्रैगन फ्लाई नाम से 2020 में फर्स्ट टाइम बनाया गया है। यह किस राज्य के द्वारा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो गाइस यह किसके द्वारा प्रस्तावित है? यह है केरला के द्वारा यह स्थापित, यह प्रस्तावित है या बनाया जाना, यानी कि बन गया है गाइज। जो ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है, फेस्टिवल है, उनका फर्स्ट टाइम यह सेलिब्रेट किया गया है। फर्स्ट टाइम यह सेलिब्रेट किया गया है ड्रैगन फ्लाई महोत्सव किसके द्वारा? केरल के द्वारा यह स्थापित यानी कि बनाया जा रहा है, जो कि कहाँ का है? मैंने आपको अभी बताया है कि कहाँ का है, जस्ट बताया है कि यह साउथ इंडिया का यह एक जो 5 जो स्टेट्स हैं उनमें से एक है केरल। ठीक है, सो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, ये 5 स्टेट्स हैं, उनमें से एक केरल है जो कि साउथ इंडिया में है। तो वो बना रहा है क्या? ड्रैगन फ्लाई महोत्सव। तो गाइस आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट टाइम बनाया जा रहा है, पहली बात तो ये। और इसी के साथ ड्रैगन फ्लाई क्या होता है गाइस, आपको ड्रैगन फ्लाई अगर देखना है तो देखिए गाइज, ये तो इसका शुभंकर है। जो इस प्रोग्राम का जो शुभंकर है वो यह है, पंटालू नाम है, जो पंटालू नाम से इसका शुभंकर बनाया गया है। और इसी के तरीके से ड्रैगन फ्लाई आपने ज़रूर देखा होगा अपने लाइफ में, बच्चे होंगे तब तो ज़रूर देखा होगा गाइज। ये है जिसे हम बोलते थे बचपन में हेलीकॉप्टर नाम से आपने जरूर यह देखा होगा। आई होप, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपने जरूर देखा होगा। तो यह है ड्रैगन फ्लाई, जिसको हम बचपन में बोलते थे हेलीकॉप्टर। तो गाइस देखिए हेलीकॉप्टर वाली ही शेप है इसकी, आप देख सकते हैं, और यह भी पंख भी आप देख सकते हैं। तो गाइस यह है हेलीकॉप्टर वाली शेप में, इसको क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाई इसको बोलते हैं। और यह जो महोत्सव है, ये जो इस उत्सव है, कहाँ मनाया जा रहा है? यह केरल में बनाया जा रहा है। और ये क्या है? एक इंसेक्ट है, एक कीट है, कीट पतंगों में आता है ये ड्रैगन फ्लाई। तो गाइस आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी द्वारा किसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो गाइस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आइए जानते हैं। तो गाइस जो रिपब्लिकन पार्टी है, यानी कि जिसके जो प्रेसिडेंट है इस टाइम में, जो कि जो यूएसए है गाइस, यूएसए जो है उसमें 2 पार्टीज हैं, एक तो है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो गाइस आपको याद रखना है कि वहाँ पर जो 2 मेन पार्टी, यानी कि वहाँ जो 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम है, तो उसमें एक कौन सी? रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो गाइस रिपब्लिकन पार्टी के इस समय वहाँ पर कौन है हेड? जो रिपब्लिकन पार्टी है वो इस टाइम सत्ता में है, तो कौन है पावर में है इस टाइम पे? तो कौन है उसके? डोनाल्ड ट्रंप। आपको मालूम होगा डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी के हैं, कौन से पार्टी के नेतृत्व करते हैं? तो गाइस रिपब्लिकन पार्टी के वो हैं। और गाइस जो डेमोक्रेटिक पार्टी है गाइस, आपने सुना होगा काफ़ी अच्छे जो प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन? बराक ओबामा जी। वो कौन सी पार्टी से? तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। तो इसके द्वारा रिपब्लिकन पार्टी द्वारा किसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो गाइस जो अब है, यानी कि जो अब फिलहाल में, अब एट प्रेजेंट जो है वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? माइक पेंस वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, जो एट प्रेजेंट भी है, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, केवल अभी घोषणा की गई है। तो गाइस अब दोबारा से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दोबारा से इन्हीं को, माइक पेंस को ही क्या उम्मीदवार घोषित कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, तो ये अगेन जो पहले जो 2016 में उठे थे, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस उठे थे, तो गाइस इस दोबारा भी 2020 में भी यही दोनों इस पार्टी से उठ रहे हैं। लेकिन जो
आपको अब इन चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करना है। तो गाइस जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कौन है? ऑफ कोर्स अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं। जो माइक पेंस है ये उपराष्ट्रपति हैं और दोबारा से ये दोनों ही उठ रहे हैं इलेक्शन में। और गाइस इसी के साथ जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस जो वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उपराष्ट्रपति बनने की उम्मीदवार हैं, उपराष्ट्रपति पद की जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। तो कौन है? कमला हैरिस जो है कौन? हमारे भारतीय मूल की महिला हैं और फर्स्ट ब्लैक उपराष्ट्रपति होंगी अगर यह बन जाती हैं। तो कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, इनकी यानी कि मम्मी जो थी वो भारतीय थी और जो पापा थे वो कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के इनके पापा थे। तो गाइस कमला हैरिस है जो भारतीय मूल का इन्हें कहा जा रहा है। तो काफी मैंने न्यूज भी कवर की थी जब ये इनको घोषित किया गया था। तो और गाइस जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो राष्ट्रपति पद के लिए हैं वो हैं जो बिडेन इनके राष्ट्रपति पद के लिए उठ रहे हैं किसी डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो गाइस आपको याद रखना है डेमोक्रेटिक पार्टी से जी बिडेन है और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है। और गाइस इसी के साथ जो कमला हैरिस हैं वो कैलिफोर्निया से सांसद हैं। कैलिफोर्निया से सांसद हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ गाइस ये जो जिनका जो इलेक्शन है वो 3 नवंबर को होने वाला है। 3 नवंबर को ट्यूसडे में होने वाला है। तो गाइस मैंने ट्यूसडे क्यों बोला? ट्यूसडे के पीछे भी एक स्टोरी है कि गाइस जो अमेरिका के जो इलेक्शंस होते हैं वो ट्यूसडे को ही होते हैं, हमेशा वो ट्यूसडे को ही होंगे और उस नवंबर में ही होंगे, ट्यूसडे में होंगे और ट्यूसडे में होंगे। आपको इतना याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। तो गाइस ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ये हैं माइक पेंस जो कि अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के लिए उठ रहे हैं। और इसी के साथ देख लीजिए ये हैं कौन? जो बिडेन और जो कमला हैरिस हैं, ये दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी से उठ रहे हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए जो है हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी छूट की सालाना सकल कारोबार की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ जो कि आपको याद रखनी है। तो गाइस हाल ही में वित्त मंत्रालय ने, क्योंकि वित्त मंत्रालय ही जीएसटी के क्या है? कर्ता धर्ता है, इसके हेड हैं। तो गाइस वित्त मंत्रालय जिसकी निर्मला सीतारमण जी इसकी मंत्री हैं। तो गाइस जीएसटी छूट की सालाना सकल कारोबार की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया, यानी कि जीएसटी की छूट है उसको सालाना जो एनुअल जो इनकम होती है उसको उसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। और कितना कर दिया गया है? तो गाइस 20 लाख से 40 लाख इसकी सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है। तो गाइस पहले क्या था? 20 लाख था, अब क्या कर दिया गया है? 40 लाख रुपए इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है, इसकी सीमा तय कर दी गई है। तो 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। तो गाइस अब जानते हैं कि जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है गाइस? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या? जीएसटी। और जिसके काफ़ी रूप हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, इस तरीके से इसके काफ़ी और भी अन्य प्रकार हैं। तो गाइस जीएसटी जो है, जीएसटी कब देश में आई थी, कब देश में लागू की गई थी? तो गाइस 1 जुलाई 2017 में 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था देश में। और इसी के साथ यह जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो कौन सा था? यानी कि 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि कन्यादान जो होता है 101 रुपीज़ का, वो होता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि आपको याद हो जाएगा आसानी से अब, क्योंकि कन्यादान के हिसाब से 101 रुपये इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जिसका संशोधन कौन से एक्ट में किया गया था, यानी कि 101वां संशोधन था। कब? 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। और इसी के लिए 1 जुलाई को क्या बनाया जाता है? जीएसटी डे बनाया जाता है। जीएसटी डे बनाया जाता है कब? 1 जुलाई को जीएसटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो खुद टैक्स पे न करके दूसरों पर भी उनका जो भार है वो डाल सकते हैं। तो ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, यानी कि जैसे कि वस्तु कर जो होते हैं वो क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपको गाइस याद रखना है कि जो जीएसटी है वो कौन सी समिति की सिफारिशों पर आई थी। तो गाइस ये समिति थी विजय केलकर एक समिति थी जिसके आधार पर, जिसकी सिफारिशों पर यह जीएसटी को लाया गया था। और ये किसका पार्ट है? वन नेशन वन टैक्स का यह पार्ट है जीएसटी। तो विजय
केलकर समिति का आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो जीएसटी है वो आर्टिकल, जीएसटी जो है वो आर्टिकल कौन से में है, कौन से आर्टिकल में है जीएसटी, तो गाइस 246 के ए, आर्टिकल ए में क्या है जीएसटी, 246 के ए आर्टिकल में क्या है जीएसटी। और इसी के साथ जो जीएसटी काउंसिल है जिसकी जो हेड होती हैं वो कौन होती है, वित्त मंत्रालय के मंत्री होते हैं कौन, जो इस समय पर है निर्मला सीतारमण जी इसकी जो है अध्यक्षा हैं। ठीक है, तो जो जीएसटी काउंसिल है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो 279 का ए में है, 279 में क्या है, काउंसिल ऑफ जीएसटी है। तो गाइज आपको याद रखना है जिसकी हेड कौन होती है, निर्मला सीतारमण जी होती हैं। जो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है इस काउंसिल का, वो करता है कि जो रेट होते हैं, जीएसटी रेट होते हैं, टैक्स रेट होते हैं, उन जैसे कि 5% करना है, किसी का 12%, 18-28% करना है, किस वस्तु पर क्या लगाना है। तो गाइज यह सब चीज़ें क्या देखते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं वो देखते हैं, जो इसके हेड होते हैं जीएसटी काउंसिल के, जो 279 आर्टिकल में है। और जीएसटी के बारे में गाइस, जीएसटी टैक्स के बारे में बताया गया है 246 में, और जो काउंसिल है 279 में बताया गया है। तो गाइस आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस राज्य के छात्र बलदीप निगथोजम ने कोरोना दिशा निर्देशों पर आधारित एक गेम का विकास किया है। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो राज्य है मणिपुर, और उसका एक छात्र है 9th क्लास का छात्र है, मणिपुर का 9th क्लास का छात्र है कौन, बलदीप निगथोजम। इन्होंने क्या किया है गाइस, कोरोना से निपटने के लिए बच्चों को कोरोना के बारे में जानकारी देने के लिए, उससे किस तरीके से हम बच के रहना है हमें, तो गाइस इन सब चीज़ों को गाइडेंस करने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए एक गेम का विकास किया है। गेम डेवलप किया है, जो नाम है, जिस गेम का नाम है कोरोबाई, जिस गेम का नाम है, जो इन्होंने बलदीप निगथोजम ने जो स्टार्ट की है, डेवलप किया है। और इसी के साथ एक और इससे भी पहले एक और ऐप आई थी जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जो कि हर्षवर्धन जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने लॉन्च की थी। उसका नाम क्या था गाइस, कोरोना फाइटर्स नाम से एक और ऐप लॉन्च की गई थी। किसने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने। ठीक है, तो कोरोना फाइटर्स स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, और कोरोबाई किसके द्वारा, बलदीप निगथोजम जी के द्वारा यह की गई है। तो गाइस आपको यह याद रखना है। तो चलिए मणिपुर, यह था एक क्वेश्चन। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में आजाद पट्टन योजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के निवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो गाइस जो आजाद पट्टन योजना है एक, वो पाकिस्तान के द्वारा चीन के सहयोग से बनाई जा रही है, निर्मित की जा रही है नदी योजना है। तो गाइस इसके खिलाफ जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जो लोग हैं वो उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि झेलम नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है आजाद पट्टन योजना का। तो गाइस इसके जो पीओके के यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जो लोग हैं वो इसका प्रदर्शन यानी कि खिलाफ इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी लोकेशन क्या है। तो गाइस देखते हैं कि ये जो है हमारी भारत का शान है क्या, यह है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। तो गाइस यह है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जिस पर इन दो लोगों ने पाकिस्तान ने और चीन ने इसके आधे भाग पर कब्जा किया हुआ है। तो गाइस जो कश्मीर है उसको 3 भागों में तोड़ रखा है इन दो देशों ने, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्षाई चीन, और ये तो हमारा है प्यारा सा जम्मू कश्मीर, जो कि हमारा भारत का स्वर्ग है, यानी कि पृथ्वी का भी स्वर्ग बोला जाता है। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बोला गया था। तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है इसमें 2 क्षेत्र हैं, एक तो है आज़ाद कश्मीर, यह जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यह है आज़ाद कश्मीर, और यह है बाल्टिस्तान है इस क्षेत्र का नाम, और यह है आज़ाद कश्मीर। तो गाइस यहाँ पर क्या बनाई जा रही है, यह योजना बनाई जा रही है। तो गाइस यह आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है
हाल ही में भारतीय वायुसेना ने डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाते हुए किस नाम से एप्लीकेशन की शुरुआत किया? तो गाइस, आजकल एप्लीकेशंस के बहुत ही जो न्यूज़ में आ रही हैं एप्लीकेशंस, तो आपको एप्लीकेशंस को थोड़ा सीरियस लेना है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस को थोड़ा सीरियस लेना है। और ये जो एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बनाई गई है किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा। जिसके अध्यक्ष कौन है, जिसके हेड कौन है, जिसके प्रमुख कौन है, वो है भदौरिया जी। आर के भदौरिया हैं जिसके हेड, जो मैं फोटो भी लाई हूँ। तो गाइस देख लीजिए, जो ऐप का नाम है वो है माई आई ए एफ। माई आई ए एफ नाम है इस ऐप का, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, माई इंडियन एयरफोर्स इसका नाम है इस एप्लीकेशन का। जो कि क्या करेगा, जो कि इस एप्लीकेशन का काम क्या होगा, इसमें बताया जाएगा ट्रेनिंग के बारे में। जो बच्चे जानना चाहते हैं एयरफोर्स में, तो इस ऐप के थ्रू वो देख सकते हैं कि वहाँ पर ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, उनकी सैलरी क्या होती है, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है, इस सब चीज़ों के बारे में यह ऐप आपको, यानी कि जो भी जाना चाहते हैं एयरफोर्स में, वो इन सब चीज़ों के बारे में यह ऐप बताएगा। तो आपको याद रखना है। और अगर आप भी चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइस आइए अब जान लेते हैं जो आईएएफ है। जो आईएएफ है उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी गाइस? 8 अक्टूबर 1932 में। 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। और जिसके हेड अप हैं आर के भदौरिया जी, जिसके हेड हैं तो ये हैं गाइस आर के भदौरिया जी। और यह है इसका बैज, यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है इसका जो बैज है, यह है इसका बैज, यानी कि लोगो है इसका। आप देख लीजिए कि ये जो बैज है और इसका जो मोटो है गाइस, आप इसमें इसका मोटो देख सकते हैं इस बैज में, जो है नभ स्पर्श दीप्तम। नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी कि आसमान को छूना, इसका क्या है? मोटो है इसका, जो लोगों पर इसका लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य वाक्य है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है वर्ली पेंटिंग्स का संबंध किस राज्य से है? जो हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के कार्यालय की शोभा बढ़ा रही है। तो गाइस यह महाराष्ट्र की पेंटिंग्स हैं। महाराष्ट्र की पेंटिंग्स है कौन? वर्ली पेंटिंग्स। महाराष्ट्र की पेंटिंग्स हैं वर्ली पेंटिंग्स, जो किसके द्वारा बनाई जाती हैं गाइस? पहले देख लीजिए, जो पेंटिंग है वो है ये गाइस। इस तरीके से पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। जो वर्ली पेंटिंग्स का नाम दिया गया है, कहाँ की है? महाराष्ट्र की यह पेंटिंग्स है। इस तरीके से ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। और इनकी खास बात क्या है गाइस? इनकी खास बात है कि ये जो पेंटिंग्स बनाई जाती है और जिनमें आपको वाइट कलर जो दिख रहा है, ये बहुत सुंदर सी जो पेंटिंग है आपको दिख रही है, और इसमें जो वाइट कलर दिख रहा है वो किस चीज़ का वाइट कलर बनाया गया है? तो गाइस चावल को पीस कर उसके पाउडर से यह कलर बनाया गया है और इसके द्वारा यह पेंटिंग बनाई गई है। और इसमें केवल वाइट कलर से ये पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि चावलों से वाइट कलर ही आता है। और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है? रेड इसका बैकग्राउंड होता है। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो वर्ली पेंटिंग है यह किसके द्वारा बनाई जाती है? तो गाइस वर्ली पेंटिंग, महाराष्ट्र में एक जनजाति पाई जाती है, ट्राइब्स पाए जाते हैं। किस नाम से? वर्ली नाम से ही वहाँ पर ट्राइब्स पाए जाते हैं। तो गाइस उनके द्वारा यह वर्ली पेंटिंग्स बनाई जाती है, जिसको अब न्यूज़ में क्यों है, जिसको अब कहाँ पर? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के कार्यालय में रखा गया है। तो गाइस इसलिए यह न्यूज़ में है। तो वर्ली पेंटिंग्स आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर? महाराष्ट्र से रिलेटेड है और वर्ली जनजाति है जिनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और इस पेंटिंग्स में ऐसे ही चित्र होते हैं, जैसे कि फूल पत्तियों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र और किसानों के चित्र। तो गाइस इस तरीके से इनमें यह होते हैं। तो गाइस यह थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। और लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था, जो था हाल ही में संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 के पार कर गई है। अब संसद में कुल महिला सांसदों की संख्या है, तो गाइस कितनी संख्या है? 102, 103 जिसकी संख्या हो चुकी है महिला सांसदों की। तो गाइस आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस क्वेश्चन फॉर यू ऑफ द डे है, जो है हाल ही में तुर्की ने एक और चर्च को मस्जिद में बदलने की पेशकश की है, वह मस्जिद है। तो गाइस जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए और मेहनत करते